Oye, sí, no, no, vamos a ver eso. Ese sí, no, no, हार्दिक आया उसकी खुशी में लेक्चर चालू करते हैं। डाउट है कि हार्दिक आया कि नहीं आया? आया है भाई, देख तू पीछे, पूछ क्या डाउट। डाउट सीधा बोले यार, नहीं डाउट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट है चलो चलो चलो, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है नहीं पर उसके जैसा है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, कैसे बनाते हो तुम कॉन्ट्रैक्ट? जो दो शब्द आते हैं वही बोल दिए। बन गया कॉन्ट्रैक्ट। बनता है, ऑफर कहाँ से आएगा, एक्सेप्टेंस कहाँ जाएगा? तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तो चाहिए ना भाई, कंसेंट तो चाहिए ना, कंसिडरेशन, प्रॉमिस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को ही प्रॉमिस बोलते हैं। ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसेंट चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था कि ये सारी चीजें होती ही नहीं, इसके बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कौन बनाता है? भूत आके बनाता है? नहीं भाई, गवर्नमेंट बनाती है, लॉ बनाता है, कोर्ट बनाता है। कैसे बनाता है? तो भाई देखो, लॉ फिर वो ऐसा बोलता है कि भाई दूसरे के बेनिफिट पे तुम मजे नहीं लोगे। हाँ, वो पिज्जा वाला, हाँ पिज्जा वाला एग्जाम्पल, इससे मंगवाया था ना भाई पिज्जा, नेबर वाला ही है। हाँ नेबर वाला, नेबर वाला, तेरे को तो याद ही नहीं है, पर वो लेक्चर सबको याद है। चलो, तो पिज्जा ऑर्डर इसने किया नहीं था, पर इसके डोर स्टेप पे पिज्जा आ गया था, इससे तो मस्त खा लिया। इसकी नेबर ढूंढ रही है, सोच रही है कि भाई अभी तक पिज्जा क्यों नहीं आया, पिज्जा क्यों नहीं आया?
उसने कॉल किया डोमिनोज में, डोमिनोज ने बोला हमने तो डिलीवर कर दिया। उसने बोला कहाँ किया, तो भाई 202 में किया। बोला 201 में करना था। तो 1 वाली गई 2 के पास, उससे पूछा भाई पिज्जा आया था क्या? उसने बोला हाँ, मैंने तो खा लिया। तो बोला भाई या तो पिज्जा लौटा या तो पैसे लौटा, कुछ तो लौटा। तो हेली क्या बोलेगी, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? तूने मेरे को ऑफर दिया था क्या? मैंने तेरे को एक्सेप्टेंस दिया था क्या? तो ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं, तो किस बात के पैसे, क्यों दूं मैं तेरे को पैसे? तो वो बोलेगी देख भाई, एक लॉ होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक मैक्सिम होता है कि भाई यू कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो पैसा किसने पे किया था? मैंने। मजे किसको मिले? को। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो या तो पैसे वापस कर या तो पिज्जा, पिज्जा नहीं है तो पैसे देते। समझ में आया? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बना नहीं था ऑफर एक्सेप्टेंस से, पर लॉ ने वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज कर दिया। अब अगर मेरी पैसा नहीं देती है तो 201 वाली केस फाइल कर सकती है ना? हाँ कि ना? हाँ, केस फाइल कर सकती। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। डील किया था क्या हमने? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं किया था ना, शायद किया था, याद ही नहीं है अपन को। या आज कोई मिसिंग है ना? कोई तो नहीं है। ये यहाँ पे कोई बैठना था जो भी है। प्राची। पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई, याद है तुमको? पढ़ लेते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? ऑफर एक्सेप्टेंस। यहाँ से होता नहीं है, बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। Likewise, it is created by law under certain circumstances. कौन क्रिएट करता है? लोग। कौन क्रिएट करता है? लॉ। The law creates and enforces legal rights and obligation. तो भाई 201 वाली का राइट है कि वो पैसा क्लेम कर सकती है। 202 वाली का ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पैसा देना पड़ेगा। When no real contract exists, such obligations are known as quasi-contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. यहाँ पे 201 और 202 वाली का कोई इंटेंशन नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, पर लॉ ने बोला तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। भाई फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, इसका भी एग्जांपल दिया था। हाँ, वॉलेट वाला, कि भाई देखो अभी अपना हार्दिक जा रहा था किसमें, बस में, वॉलेट खो गया उसका। ठीक है, तो अभी किसी को अगर वॉलेट मिल गया तो देखेगा अच्छा हार्दिक का है, अच्छा ये एड्रेस पे रहता है, तो क्या करेंगे भाई? जो भी पैसे हैं 10-20 रुपए लेके चलते हो लोग। ऐसा करेगा फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स? क्या करेगा? वापस लौटाने जाएगा। तो जिसको वॉलेट मिला वो अपना 200-300 रुपए खर्च करके हार्दिक को 10-20 रुपए पहुंचाने जा रहा है। कोई भी एग्जांपल हमने जो लास्ट टाइम में लिया था, इट डिडंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो हार्दिक को वो वॉलेट पहुंचाने गया। भाई भले वॉलेट के अंदर 10-20 रुपए, पर वॉलेट 2,000 रुपए का है। किसी ने गिफ्ट किया था उसको। यादें जुड़ी है उसकी उस वॉलेट के साथ। है ना हार्दिक? तुझे नहीं पता पर हमको तेरे बारे में पता। तू नहीं जानता है तेरी बनती है, पर हम जानते हैं। तू नहीं जानता है कि तू डेट पे है, पर हमें तेरे को डेट पे भेज दिया है। तेरे को कॉफी पीनी पड़ेगी वहां। क्या
नहीं, क्या बोला? हाँ, तेरे को नहीं पता है कि तेरा ब्रेकअप हुआ, पर हमने करवा दिया है। हाँ, तूने किडनैपिंग की नहीं है, पर हमने तेरे से करवा दी है और जेल में भी भेज दी है। एक साथ हर अच्छी बुरी चीज जो हो सकती है हम सब करवा चुके थे। हाँ, उधार जाके मैंने 5 लाख रुपए लिए भाई। सोच, एक दिन का लेक्चर में कितना कुछ हो गया मेरे साथ। चलो, तो वॉलेट मेरा, अब वो वॉलेट पहुंचाने जा रहा है, जिसके ऊपर 200-300 रुपए खर्च हुए हैं। अब जैसे ढूंढा, जो फाइंडर है वो मांगेगा ना भाई इससे पैसा, कि भाई देख तेरी यादें तेरे को लौटाने आया हूं मैं, तो ला मेरे 200-300 रुपए। हार्दिक क्या बोलेगा? हट, मैंने थोड़ी देर को बोला था, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए यादें। ऐसा बोलेगा हार्दिक? हाँ, ऐसा बोलेगा। तो हार्दिक को भाई 200-300 रुपए पे करने पड़ेंगे, फाइंडर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर कॉम्पेंसेट नहीं किया हार्दिक ने तो केस फाइल हो सकता है, हो सकता है। समझ में आया? अगर वो वॉलेट अपने पास रख दे और हार्दिक को लौटाए नहीं, तो क्या हार्दिक केस फाइल कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि हार्दिक का राइट है वॉलेट को क्लेम करने का, और फाइंडर का राइट है कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का। समझ में आया? खबर पड़ी? तो लॉ ने इम्पोज कर दिया ना, राइट्स भी और ऑब्लिगेशन भी। खबर पड़ी? चलो, फिर आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट्स बने गए हो। तो भाई देखो, हार्दिक को गिफ्ट देना था अपनी बंदी को, तो वो सोच रहा था कि भाई मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, तो उसने मिंत्रा खोला कि कुछ तो मिल जाएगा। अमेजोन खोला, स्क्रॉल किया कि कुछ तो मिल जाएगा, तो वही मिंत्रा से उसने एक ड्रेस उठाई, अमेजोन से उसने शूज उठाए, मीशो से क्या, ज्वेलरी, मीशो से उसने ज्वेलरी और कंप्लीट पैकेज बना के उसने गिफ्ट किया। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए कैसे हुए? माउस क्लिक से हुए, क्लिक से हुए बेसिकली। तो भाई ये जो माउस क्लिक से कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, इसके अंदर एक नेटवर्क यूज होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका डेटा अमेजोन के पास गया, अमेजोन का डेटा इसके पास आया, तो डेटा इंटरचेंज हुआ ना, तो इस नेटवर्क को बोला जाता है ईडीआई। क्या बोला जाता है? ईडीआई। तो इस नेटवर्क को यूज करके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हम इसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब बोला जाता है। ईमेल को यूज करके या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके आप बनाते हो। खबर पड़ी? खबर पड़ी क्या? चलो देखो, when a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contracts. In electronic commerce, different parties create networks which are linked to other networks through, ये ED1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, इसको I कर देना, EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transactions using electronic mode. These are known as EDI contracts, cyber contracts और mouse click contracts. क्लियर है? चलो, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें हमने सब कैटेगरीज देखी थी। क्या थी भाई? अच्छा, मेन कैटेगरीज क्या थी? पहला हमने पढ़ा था कि वैलिड है कि नहीं, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फिर हमने देखा था कि भाई बनते कैसे है, तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहला क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई हार्दिक को प्यार होना था, प्यार हो गया दोनों को,
दोनों को प्यार हो गया तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंस हो गया। हो गया ना भाई? हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। उसके दिमाग में बज रहा है होना था प्यार। कुछ नहीं बोल, इस तरीके से तू ब्लश कर रहा है। टेलीपैथी हो रही है, वहां से वो लड़की गा रही है हुआ मेरे ठीक है। तो भाई जब दोनों साइड से परफॉर्मेंस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पर मान लो भाई वन साइडेड हो तो हार्दिक को हो गया, लड़की को नहीं हुआ, तो एक तरफ से बाकी है ना? एक तरफ से बाकी है ना? तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी, मतलब एक का परफॉर्मेंस हो गया, एक का बाकी है। एक ही का बाकी है ना, तो इसको बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एक का फ्यूचर में होने वाला, एक का फ्यूचर में होने वाला है, तो एग्जीक्यूटरी जो है, बाकी जो है वो एक की तरफ से, तो इसको बोलते हैं यूनिलैटरल, मतलब यूनि का मतलब है सिंगल। ठीक है। अब अगर भाई दोनों डेट कर रहे हैं, प्यार किसी को भी नहीं हुआ, अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से प्यार बाकी है, बाकी है, हो गया नहीं हुआ, बाकी है दोनों तरफ से, तो भाई ठीक है, हार्दिक का केस जो है वो है बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को ही नहीं हुआ है, दोनों का परफॉर्मेंस ही बाकी है। समझ में आया? जैसे भाई देखो क्रेडिट सेल्स होता है, क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? एक पार्टी गुड्स दे देती है, दूसरे का पैसा देना बाकी होता है, फ्यूचर में देने वाला होता है, 3 महीने के बाद दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा, है ना? प्रैक्टिकल वर्क पढ़ने का और साथ क्या ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स होता है वो क्या है? यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक तरफ से तो गुड्स जा चुके हैं, मतलब एक का परफॉर्मेंस हो गया, दूसरे का परफॉर्मेंस बाकी है, ऐसा देना बाकी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई गुड्स का डिलीवरी भी फ्यूचर में होने वाला है और जब तुम डिलीवरी करोगे तब पैसे आने वाले हैं, तो डिलीवरी भी बाकी है और पैसा भी बाकी है, तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाला है। बरोबर? तो इसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? चलो, consideration in a given contract could be an act or forbearance। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कुछ करना। नेगेटिव का मतलब क्या है? कुछ ना करना। जैसे कि केस फाइल नहीं करोगे तो हम तुमको सेटलमेंट में 5 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं करने का बात खबर पड़ी, केस नहीं किया जाएगा। तो फोरबियरेंस का मतलब क्या है? कुछ ना करना। फोरबियरेंस का मतलब क्या है? कुछ ना करना। ठीक है, तो फिर हार्दिक लड़की को बोलता है कि तू किसी और से बात ना कर, तो मैं देखो ड्रेस दिलाऊंगा। तो कुछ ना करना वहां पे क्या है? फोरबियरेंस। अभी समझ में आया? When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. When a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract. मतलब जो cash sales होती है, खरीदा और पैसे दे दिए, तो बेचने वाले ने बेच दिया, खरीदने वाले ने पैसे दे दिए, तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि हाँ अभी नहीं कर रहे लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में कर दूंगा,
तुम्हारे परफॉर्मेंस के सामने उसने अपना परफॉर्मेंस का प्रॉमिस दिया है कि तू गुड्स दे रहा है अभी, मैं पेमेंट फ्यूचर में करूंगा, ऐसा प्रॉमिस मिला। समझ पड़ी? Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contracts. Unilateral is one-sided ishq contract. One-sided contract in which one party has performed his duty. एक का performance हो चुका and the other party's obligation is outstanding, मतलब अब बाकी है। फिर bilateral में क्या होता है? Is one where the obligation or promise is outstanding on part of both the parties. Clear है? पढ़ लो। Example 32, 33. ये हेली के साथ रहने की, ये भी हंसती रहती है, तू भी हंसती रहती है। क्या हेली? पढ़ पढ़। पढ़ लिया क्या? आगे बढ़े? कोई डाउट? पक्का? श्योर। अब बात करते हैं प्रपोजल और ऑफर की। देखो भाई, अब यहां से पता है क्या स्टार्ट हो रहा है? क्या स्टार्ट हो रहा है? क्या बोला इससे? तो अब तक क्या पढ़ रही थी? कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बनता कैसे? अब तक तुमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। अब तुम पढ़ रहे हो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले क्या करना होता है? शादी करने के लिए पहले क्या करना होता है हार्दिक? प्रपोजल देना होता है। सीखता जा, देख हम लोग ऐसे ट्रेन करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तू ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए तेरे को नहीं होना है। सब बोलते सब है पर मन में सब हार्दिक झूठ बोल रहा है तो। हाँ, कॉम्बो ऑफर चालू किए अभी। तेरे को नहीं चाहिए? नहीं, ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ, फोटो दिखाएंगे। हाँ, ऑप्शन है ही नहीं। डिग्री के साथ लड़का लड़की लेके जाओ। हम चाहते हैं बच्चा पूरा का पूरा ओवरऑल सेटल हो। सही बात है। जॉब भी मिलेगी, जॉब के साथ बंदी भी मिलेगी, सब मिलेगा यहाँ पे। पूरा डेवलपमेंट, पूरा पूरा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलो अभी देखो प्रपोजल का मतलब क्या होता है हार्दिक, देख पहले समझ ले। When one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness
to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other. हम यहाँ पे सामने वाले या तो कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा या फिर ये नहीं करूंगा, पर ये जो हमने बात बोली वो क्यों बोली? मजा आ रहा था इसलिए बोली? नहीं भाई, ताकि सामने वाले का कंसेंट, सामने वाले का असेंट मिल जाए। भाई हार्दिक ने ऐसा बोला कि जो तू बोलेगी ना मैं वो करूंगा। क्यों बोला? ताकि क्यों बोला? ताकि उसका कंसेंट मिल जाए। कंसेंट नहीं देना देना उसके हाथ में है, पर इसकी तो पूरी कोशिश लगी रहेगी ना कि वो हाँ बोल दे। तो ऑफरर ने कुछ करने की इच्छा जताई कि जो तू बोलेगी ना वो अपने करेंगे। तू सुबह को रात बोलेगी रात बोलेंगे, रात को शाम बोलेगी शाम बोलेंगे, जो तू बोलेगी वो करेंगे। तो ये हुई कुछ करने की बात। अब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी हो सकता है। तू हाँ बोल दे, किसी और लड़की को देखूंगा नहीं, तो ये क्या हुआ? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्यों बोली ये दोनों बातें? क्यों बोली कि हाँ बोल दे? बोलना नहीं बोलना उसके हाथ में। इसकी कोशिश, ऑफर के अंदर इसकी कोशिश ये है कि वो हाँ बोल दे। समझ में आया? अब पढ़ो, हार्दिक को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। when हार्दिक signifies to लड़की his willingness, right? willingness होना चाहिए। willingness का मतलब क्या है? सिर्फ इच्छा नहीं, इरादा कि बस तू हाँ बोल। हमने जो बोला है अपनी बात पे टिका रहूंगा, उसको बोलते हैं willingness। इच्छा मतलब हाँ ठीक है, देखते हैं, बोल तो दिया। इच्छा नहीं होनी चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? इरादा। तो his willingness to do, जो तू बोलेगी वो करूंगा। किसी और लड़की को का देखूंगा नहीं, abstain from doing anything। क्यों क्यों क्यों? with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is said to make a proposal। क्लियर है? क्लियर है? घबरा गया हो बेचारा। चलो, एसेंशियल्स क्या है? जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसके आगे ऑफर रखा उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी। तो भाई देखो, जब तुम प्रपोजल रखते हो तो वर्ड्स यूज होते हैं ऑफरर और ऑफरी। और एक बार उसने हाँ बोल दिया, कंसेंट चाहिए था, मिल गया, फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसी। अब हार्दिक बन जाएगा प्रॉमिसर कि जो भाई उसने बोला था ना कि किसी को देखूंगा नहीं, जो तू बोलेगी वही करूंगा, फिर प्रॉमिस हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। समझ में आया? और वो हो गई प्रॉमिसी। खबर पड़ी? चलो, फिर क्या है? For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something। अभी बताया मैंने, willingness होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। अगर तुम्हारा जो इंटेंशन है वो नेगोशिएट करने का, क्या है? नेगोशिएट करने का है, डिस्कस करने का है, तो वो विलिंगनेस नहीं है, वो सिर्फ एक डिजायर है। सिर्फ डिजायर होना चलता नहीं है। अगर हार्दिक के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई एक बार बात तो करना चालू करे, फिर डिस्कस करके थोड़ा बीच मिडिल पॉइंट पे ले आएंगे उसको, फिर कभी कभार देख लिया किसी को तो चल जाता है, कभी कभार तेरी नहीं मानी खुद की चलाई तो चल जाता है। अगर ऐसा इंटेंशन है तो वो विलिंगनेस नहीं है, वो क्या है? डिजायर है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर।
इनविटेशन टू ऑफर के अंदर तुम्हारा इंटेंशन नेगोशिएट करने का होता है, डिस्कस करने का होता है, तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट भैया नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कहां से बनता है? ऑफर से बनता है। ऑफर के अंदर विलिंगनेस होना चाहिए। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या है? विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom the offer is made। ये जो तुम अपना इरादा बता रही हो वो किस लिए बता रहे हो? कोई सामने वाला हाँ बोल दे, हाँ बोल देगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट में बंद कर। समझ में आया? एंड वंस यू आर बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता। समझ में आया? चलो, where A tells B that he desires to marry, A नहीं लिखना चाहिए था नहीं यहाँ पे। तुम अपने दिमाग में समझ लो किसका नाम रखना है। मैंने कुछ नहीं बोला, देखा है दोस्त तुम्हारे बैचमेट्स। इसका रखना है, तेरा रखना है, इसका तेरा, इसका हार्दिक है। चलो, when हार्दिक tells B, B कौन है? घबरा नहीं है तो तेरा ब्रेकअप नहीं करना। दोस्त के नाम पे सांप पाल रखे हैं। असली नहीं, मतलब नकली है वो। पहले वाली वाइफ थी ना हार्दिक पांड्या की, वो है। ओ, पर ले लेते हैं अपने को क्या है? There, Hardik tells Natasha that he desires to marry by the end of 2022। यहाँ पे हार्दिक ने क्या बोला? मेरी इच्छा है कि मैं 2022 तक शादी कर लूं। ऐसा थोड़ी बोला है तेरे साथ करूं, ऐसा बोला है? ऐसा बोला है क्या तेरे साथ करनी है? क्या बोला है? करनी है, ऐसी इच्छा है, कर लेते हैं। It does not constitute an offer of marriage by Hardik to Natasha। समझ में आया? इसको मैरिज का प्रपोजल, मैरिज का ऑफर बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने विलिंगनेस नहीं जताई है कि बस नताशा तो हाँ बोल, मंडप रेडी है, ऐसा नहीं बोला। समझ में आया? तो विलिंगनेस की लैक की वजह से ये ऑफर बनेगा नहीं। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी पढ़ा ना, अगर बोलेगा कि भाई तू हाँ बोल दे, मैं किसी और को देखूंगा भी नहीं, तो ये नेगेटिव ऑफर है। पॉजिटिव ऑफर मतलब तू जो बोलेगी वो करूंगा। समझ में आया? तुम बोलोगे केस फाइल मत कर, 5 लाख रुपए देता हूं, तो ये नेगेटिव ऑफर है। लेकिन पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है भाई ये खरीदने का है तो 5 लाख रुपए में खरीद सकते हो। समझ में आया? चलो, अब आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। पहला काइंड क्या है, कैसे बनता है? तो भाई तुम पढ़ चुके हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हो ना? एक्सप्रेस में हार्दिक पूछ रहा था बोल के, लिखित में डेट पे चलेगी। उसने भी बोल के लिखित में जवाब दिया, हाँ चलूंगी, यस बोला था ना, ऐसा मान लेते बोला था, उसको पता ना यार अभी मैसेज तेरे को आया है। तो ये क्या हुआ? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी अगर तुमने बोल के लिखित में पूछा है किसी से ऑफर, तो वो हुआ एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन अगर ऑफर दिया था रोज घुटने में बैठ के, उसने हाँ बोल दिया था, फूल लेके, बोल के नहीं, फूल ले लिया था, फिर डेट पे गए थे, कैसे गए थे? बस में, बस वाले को ऐसे ऐसे रुकाया था, याद है? बस वाले को ऐसे ऐसे रुकाया था। तो ऐसे ऐसे करना क्या है? एक्शन है ना, कंडक्ट है। बस रुक भी गई थी, कुछ बोला
नहीं तो क्या है, इम्प्लाइड। फिर दोनों डेट पे एक्चुअली गए थे टपरी पे, कुछ बोला नहीं था हार्दिक ने। हार्दिक और नताशा दोनों बैठे थे, चाय वाला चाय लेके भी आ गया, तो हार्दिक का वहां पे बैठना इज इम्प्लाइड ऑफर, याद है। फिर दोनों के घर वाले मान नहीं रहे थे तो दोनों भाग गए थे, स्टेशन पे कूली मिला, कूली ने बैग उठा लिया, कूली चलता बना तो एम्प्लाइड ऑफर, हार्दिक उसके पीछे पीछे चलता बना तो एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, याद है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो जब एक्शन से, कंडक्ट से अगर आप किसी को ऑफर देते हो तो इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लाइड ऑफर। अगर बोल के लिखित में ऑफर देते हो तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेस ऑफर। क्लियर है? चलो, अब किसको किसको ऑफर दिया जा सकता है। भाई देखो, जो हार्दिक कह रहा है कि उसकी कोई बंदी नहीं है, उसको हम सच मान लेते हैं एक पॉइंट के लिए, मान लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बंदी चाहिए, नहीं चाहिए, सबको, बोलता कोई नहीं है। तो हार्दिक ने पता है क्या किया, बम्बल पे, टिंडर पे प्रोफाइल क्रिएट किया आपका। अब वो जनरल ऑफर है, जिसको मैं पसंद हूँ आके एक्सेप्ट कर लो, जिसको भी मैं पसंद हूँ आके एक्सेप्ट कर लो। तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर। द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबडी फ्रॉम दैट पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। कोई भी आके स्वाइप राइट करेगा और हार्दिक उसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या भाई? लेकिन वहीं पे अगर हार्दिक ने सिर्फ नताशा को पूछा होता, सिर्फ और सिर्फ नताशा को, कि बनना है तेरे को, हाँ स्पेशल है भाई, वो स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ नताशा को पूछा होता कि भाई तेरे को मेरे साथ डेट पे चलना है, तू बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑफर, बिकॉज द ऑफर इज मेड टू ओनली वन स्पेसिफिक पर्सन। खबर पड़ रही है क्या? ये कहाँ खो गया, बम्बल की दुनिया से बाहर आ भाई, बाहर आओ, बाहर आओ, आ जाओ आ जाओ इधर। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह रखने का, हो नहीं जाने का। समझ आ रहा है क्या? तो when the offer is made to public at large तो उसको बोलेंगे जनरल ऑफर। वो जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी, उस पब्लिक में से कोई भी, ठीक है। और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, एक ही इंसान को ऑफर दिया, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वही इंसान। अभी नताशा ने नाम बोला तो नताशा की दोस्त बोलती है यार इसने नाम बोल दिया ना, तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रहेगी। तो भाई ऑफर नताशा के लिए था तो एक्सेप्टेंस भी नताशा ही देगी। नताशा के बिहाफ पे कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलो देखो भाई, जनरल ऑफर के अंदर एक केस लॉ, क्या नाम है केस लॉ का, कार्गिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक ऑयल कंपनी। अभी इसके अंदर कार्गिल जो है एक लेडी है जिसने केस फाइल किया है इसके ऊपर, कार्बोनिक स्मोक ऑयल कंपनी के ऊपर। अब देखो, ये जो कार्बोनिक स्मोक ऑयल कंपनी है ना, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी स्मोक बॉल्स नाम की एक दवाई बनाती है, ठीक है। अब इनका क्लेम ऐसा है, जो भी इंसान ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा, मतलब ये दवाई कंज्यूम करेगा, उनके शरीर पे इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं, इन्फ्लुएंजा बीमारी उनको नहीं, ऐसा उनका क्लेम है। तो इन्होंने ना न्यूज़पेपर में एक जनरल ऑफर दिया कि जो भी इंसान कार्बोनिक स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा, हम जैसा डायरेक्शन बताते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करके, तो इनको इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर होती है तो हम
£100 का रिवॉर्ड देंगे, ऐसा उनका ऑफर। तो अभी कार्निवल ने ना क्या किया, उन स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया, जो डायरेक्शंस बताया था कंपनी ने, उन डायरेक्शंस को फॉलो करके वो स्मोक बॉल्स मतलब वो दवाई उसने खाई, पर फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा बीमारी हो गई। तो वो गई कंपनी में कि भाई मेरे को बीमारी हो गई है और तुम मेरे को रिवॉर्ड में वो जो £100 थे वो दे दो। तो स्मोक बॉल कंपनी ने बोला कि भाई तुमको थोड़ी हमने ऑफर दिया, हमको कैसे पता तुमने एक्सेप्ट किया नहीं किया क्या किया। तो कार्लन ने केस फाइल किया कंपनी के ऊपर, कोर्ट ने कार्लन के फेवर में डिसीजन दिया कि भाई तुमने जो ऑफर दिया था वो था जनरल ऑफर, कोई भी इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे? बाय फॉलोइंग योर डायरेक्शंस, तुमने डायरेक्शंस दिए थे उस हिसाब से दवाई खाई है, तो एक्सेप्टेंस आ गया। समझ में आया? तो तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो चुके हो, इसीलिए तुमको इसको £100 का रिवॉर्ड देना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। मतलब जो सामने वाले ने करने को बोला है वो करके आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बोला था हमारी दवाई कंज्यूम करो, डायरेक्शंस फॉलो करके कार्बोलिक ने कंज्यूम किया, तो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस आ गया। In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. Offer के अंदर जो भी condition है, इसमें condition थी ना कि मेरा डायरेक्शन फॉलो करके दवाई कंडीशन फुलफिल, तो एक्सेप्टेंस आ गया। Until the general offer is retracted or withdrawn, इसको बोला जाता है revocation of offer। क्या बोला जाता है? revocation of offer। तुम कब तक एक्सेप्टेंस दे सकते हो? तो भाई जब तक ऑफर चल रहा है ना तब तक तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो, लेकिन अगर इस बीच में ऑफरर ने वो ऑफर वापस ले लिया, ऑफरर ने ऑफर को वापस ले लिया, तो भाई वो ऑफर लैप्स हो गया। क्या हो गया? लैप्स हो गया, अभी उसका एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं। समझ में आया? क्लियर हो रहा है क्या भाई? आप पहली बार लेक्चर, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। continuing offer मतलब जो एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूअसली चलता रहता। ये ऑफर जो है 1 महीने के लिए, ये हुआ कंटिन्यूइंग। In this famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of $100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by Carbolic Smoke Ball Company. According to printed directions, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions of the company and even then suffered from इन्फ्लुएंजा। समझ में आया? दवाई लेने के बाद भी बीमार पड़ गई है। She could recover the amount as by using the smoke balls. She had accepted the offer. Clear है? चलो, when the offer is made to specific or an ascertained person, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमको किसको ऑफर देना है, किसको ऑफर देना है, नताशा को ऑफर देना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, कर लिया है, तो it is known as specific offer and it can be accepted only by Natasha, only by Natasha to whom the offer has been made। ये आएगा आगे केस बोल्टन वर्सेस जोन्स, तब हम पढ़ेंगे क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है, तो भाई मान लो ये तब की बात है जनरली जब खत लिखे जाते थे, ठीक है। अब तो ऐसा चांस बहुत कम है, बहुत कम है ऐसा चांस।
अनलेस एंड अनटिल भाई ईमेल के द्वारा कन्वर्सेशन हो रहा हो और ईमेल लिखने का टाइम सेम हो। बट मान लो ऐसा होता है कि हार्दिक जो है नताशा को प्रपोजल भेजा कि आज तुम मेरे साथ डेट पर चलेगा। अब नताशा को ऐसा पता नहीं है क्योंकि खत लिखा है ना हार्दिक ने तो अभी नताशा को कैसे पता होगा कि खत हार्दिक लिख चुका है? ऐसा पता नहीं होगा ना क्योंकि खत को पहुंचने में तो 1-2 दिन लगते हैं। तो आज डेट पे नहीं हो पाएगा, नहीं 1 हफ्ते के बाद डेट हो पाएगी। तो 1 हफ्ते के बाद तुम मेरे साथ डेट पे चलेगी ऐसा क्वेश्चन पूछना है किसको? ऑफर देना है किसको? हार्दिक को नताशा। सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछना है नताशा को हार्दिक से कि आज सॉरी 1 हफ्ते के बाद तुम मेरे साथ डेट पे चलेगा। तो यहां से हार्दिक का ऑफर गया, वहां से एग्जैक्ट सेम नताशा का ऑफर। समझ में आया? तो ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है ना। यहाँ से तुम कोटेशन को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हो कि भाई हमको इस प्राइस पे क्या तुम 100 यूनिट्स गुड्स बेचोगे? वही सेम इंसान तुमसे पूछता है कि आप इस प्राइस पे 100 यूनिट्स हमसे परचेज करोगे? पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि जब मेल लिखते हैं तब थोड़ी पता होता है कि मेल लिखा जा रहा है। तुम यहाँ से मेल लिख रहे हो, वहां से मेल आ चुका हो सकता है ना। जिंदा हो, जिंदा हो, तो ऐसे मरे हुए क्यों हो? फिर हर बार हम हार्दिक को बलि का बकरा नहीं बना सकते भाई, कभी तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लो। हाँ तो हम तो तेरे को ढूंढ के दे रहे हैं भाई, पर हम चाहते हैं तेरा घर। We don't want you to be deprived of those happinesses. हम चाहते हैं तेरे को वो सारी खुशियां मिले। तो अभी थोड़ी मतलब हम तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इसका सीए हो चुका है, अभी प्लेसमेंट के साथ लड़की भी तो चाहिए ना। अच्छा ओके, ऐसा सोच लो। कुछ हुआ है तेरे साथ जीवन में? प्यार यार से विश्वास उठ चुका है? तू करके देख। तेरे साथ कुछ हुआ है जिससे तू बहुत डर चुका है, अब तेरे को जीवन में कुछ चाहिए नहीं ऐसा? तुम तक रखो ये बात है ना। कुछ हुआ है तेरे साथ? तो और भी बहुत कुछ होने दे, क्या दिक्कत? ठीक है तेरे को पकड़ उसको पकड़ो। अच्छा एग्जाम्पल ही चलेगा नहीं भाई, तेरे को खुशी मिलेगी इसको। ये वर्ड टाइम पे क्लियरिटी था, मैंने उस दिन भगवद गीता बोला और गीता बोल रहे हैं। आप अभी भी इसको क्लियरिटी ले लो। धर्म तेरा कोई गीता में सब कुछ है। दादी का नाम से मिलेगा। क्या फर्क क्या रहती है? क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। अभी और एग्जाम्पल में तरह ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जो अच्छा होगा। हाँ तो यहाँ से हार्दिक ने ऑफर भेजा, सेम ऑफर हार्दिक की बंदी ने भेजा। यहाँ से तुमने एक फॉर्म को कोटेशन का बोला कि भाई अपने को इतना ऑर्डर चाहिए, उससे भी तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा क्या तुमको इतना ऑर्डर चाहिए। तो जब टू आइडेंटिकल ऑफर्स क्या करते हैं, पाथ्स को
क्रॉस करते हैं, यहाँ से एक ऑफर गया, सेम ऑफर वहां से भी आया, तो पास क्रॉस हुए ना। आइडेंटिकल ऑफर्स का मतलब क्या है, पार्टीज भी सेम और कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल भी सेम। तो क्या हम इसको ऐसे समझेंगे कि भाई सेम ऑफर आया है तो एक दूसरे को हम ऑफर और एक्सेप्टेंस मान लेते हैं। मैंने तुमसे पूछा, तुमने भी सेम ही पूछा, तो एक्सेप्टेंस हो गया ना, ऐसा मान ले। नहीं, ऐसा तुम मान नहीं सकते। क्रॉस ऑफर को डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आया? क्रॉस ऑफर कैन नेवर बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस, एटलीस्ट किसी एक पार्टी को तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ तो हार्दिक एक्सेप्टेंस दे दे कि हाँ भाई एक हफ्ते के बाद डेट पे चलेंगे, या तो नताशा एक्सेप्टेंस दे दे। तो यहाँ तो तुम एक्सेप्टेंस दे दो कि हाँ हमको इतना ऑर्डर चाहिए, या तो वो एक्सेप्टेंस दे कि हाँ इतना ऑर्डर हम आपको भेज देंगे। समझ में आया? क्रॉस ऑफर कैन नेवर बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस, बोथ द थिंग्स आर ऑफर ओनली। खबर पड़ी? चलो, when two parties exchange identical, identical का मतलब क्या है, एक समान, एग्जैक्ट सेम, पार्टी सेम, डिटेल सेम, in ignorance at the time of each other's offer, मतलब दोनों को पता नहीं है कि हम दोनों आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को भेज रहे हैं। The offers are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of another's offer. Clear है? उसके बाद क्या है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर भाई वही है तो तुम्हारे मम्मी पापा बार्गेन करते हैं ना, 1000 का नहीं 800, 800 नहीं 750, नेगोशिएशन, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब इसको काउंटर ऑफर कैसे बोलते हैं तो भाई देख लो, तो मैं एक दुकान पे गए, तुमको एक टॉप पसंद आया, उसने बोला कि भाई 1000 रुपए, तो बेसिकली वो क्या करे, क्या हुआ, तुमको एक टॉप पसंद आया, उसने ऑफर रखा कि हाँ मैं इस टॉप को बेचना चाहता हूँ, कितने में, 1000, दैट इज हिज ऑफर। तुम क्या बोल रहे हो, मैं खरीदना चाहती हूँ 900 में। तो जब तुमने ये बोला ना मैं खरीदना चाहती हूँ 900 में, तो तुम एक नया ऑफर दे रहे हो, ये तुम नया ऑफर दे रहे हो कि 900 में बेचेगा क्या, ये उसका एक नया ऑफर। तो जब भी ऐसा कोई नया ऑफर आता है ना, काउंटर ऑफर आता है, तो ओरिजिनल ऑफर जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसिल। समझ में आया? तो जब 1000 रुपए का ऑफर के सामने 900 का ऑफर आया ना, तो 1000 रुपए वाला ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल। अब नया ऑफर आया तुम्हारी तरफ से कि 900 में बेचना है क्या, अब उसके ऊपर है whether he wants to accept that offer or reject it। समझ में आया? अब अगर वो बोलता है नहीं नहीं चलो ना आपका ना मेरा 850, तो वो एक नया काउंटर ऑफर रख रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ कितने में, 850 में। समझ में आया? सॉरी 850 नहीं 950, 950। तो एक नया ऑफर आया दैट इज 950। अब अगेन क्योंकि काउंटर ऑफर आया तो तुम्हारा वाला जो 900 वाला ऑफर था ना वो कैंसिल। अब एक नया ऑफर भी चल गया। समझ में आया? तुमको उसको एक्सेप्ट करना है करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो। क्लियर है? अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछोगे, देखो जब तुम बोल रहे हो कि नहीं 850 में तो नहीं खरीदना, तो है ना तंग आके बोल देता है मेरे को तुमको बेचना ही नहीं और तुमको वो टॉप चाहिए मतलब चाहिए, तो तुम बोल रहे हो ठीक है यार दे दे मेरे को 1000 रुपए। अब वो बोलता है मेरे को 1000 में भी नहीं लेना, मेरे को तुम्हारे साथ डील ही नहीं करना है। तो तुमने जो बोला 1000 रुपए में दे दो, क्या उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्या उसको एक्सेप्टेंस तुम मानो और उस कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग बनाओ, और वो तुमको बोल रहा है तुमको बेचने का ही नहीं, तो उसको ब्रीच ऑफ ऑफर बोला जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा।
यस, क्वेश्चन समझ में आया? जब इस तुमको बोला ना कि नहीं बेचने का ही नहीं है, तो तुमने क्या बोला यार, ये तो नाराज हो गया। इसका जो पहला वाला ऑफर था ना 1000 वाला, उसी पे मैं अग्री कर देती, उसी पे मैं अग्री कर देती, पर तुम्हारी बार्गेनिंग से वो इतना चिढ़ चुका था, उसने बोला मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, निकल, ऐसा डील ही नहीं करना, डील ही नहीं करता उससे, ऐसा नहीं। तो अभी तुम बोलोगे मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दिया ना 1000 वाला, तो अभी क्यों ना बोल रहा है, बेचना पड़ेगा। अब अगर वो नहीं बेच रहा है तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ तो क्यों ना, तो बोलो। प्रॉमिस थोड़ी किया था कि 1000 रुपए में भेज दूंगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? प्रॉमिस तो तब होता है ना जब एक्सेप्टेंस दिया जाता है, उससे तो 1000 का ऑफर दिया था, अब तुम लास्ट में नेगोशिएट करते करते वापस से बोल रहे हो ठीक है बेच दे 1000 में, तो क्या जो तुमने लास्ट में बोला कि ठीक है 1000 में दे दे, वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? और अगर है तो एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नहीं है, क्योंकि जो अगर काउंटर ऑफर करते हैं तो पहले वाली ऑफर तो कैंसिल हो गई ना। वेरी गुड। मैंने जब तुमको बोला कि उसने 1000 बोला और तुमने 900 बोला, तो 1000 वाला ऑफर क्या हो गया, कैंसल। तो जो ऑफर कैंसिल हो चुका है उसको एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? तो अभी जो तुमने बोला ना ठीक है दे दे 1000 को, वो एक अगेन ऑफर माना जाएगा, जिसको वो सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। समझ में आया? पढ़। When the offeree offers to qualified acceptance, काउंटर ऑफर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल। क्या मतलब होता है क्वालिफाइड का? कंडीशनल। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुआ ना, खरीदना तो चाहती हूँ पर 1000 में नहीं 900 में, तो कंडीशन लगा दी ना तुमने, आधा अधूरा एक्सेप्टेंस दिया। तो काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, और एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस के जब रूल्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज बी एब्सोल्यूट, मतलब जैसा ऑफर है उसको वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर। चलो, subject to modifications and variations in the terms of original offer। modify क्या है, ओरिजिनल ऑफर 1000 का था, तुमने 900 बोला, तो मॉडिफिकेशन वेरिएशन हुआ। he is said to have made a counter offer, counter offer amounts to rejection of the original offer, तो 1000 वाला ऑफर कैंसल, it is also called as conditional acceptance। एग्जांपल पढ़ो। हेली पढ़ ले, मोक्षा पढ़ ले। पढ़ लिया? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर अभी बताया। अगर कोई ऑफर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? continuing offer। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time, it is known as standing, continuing or open offer। Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer। भाई टेंडर्स मंगवाए जाते हैं, तुमको पता होगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी टेंडर्स मंगवाए जाते हैं, तो वो भी ओपन ऑफर होता है कि हमने अभी टेंडर तुमको दिया ना, तो ऐसा नहीं है वो टेंडर जीवन भर चालू होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ओपन रहता है। उस पीरियड में तुम एक्सेप्टेंस दे देते हो तो ठीक है, अगर वो पीरियड खत्म हो गया तो ऑफर भी लैप्स। जैसे भाई तुमने देखा होगा मीशो वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे सेल आती है, दिवाली सेल, एक हफ्ते की दिवाली सेल, तो भाई 10 to 15 नवंबर, तो ये क्या है? स्टैंडिंग ऑफर। ये स्टैंडिंग ऑफर भी और जनरल ऑफर भी है, पता है?
दोनों है। स्टैंडिंग ऑफर क्यों है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है। जनरल क्यों है? सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी चाहे उस डिस्काउंट को अवेल कर सकता है। क्लियर है क्या? चलो, essentials of a valid offer. It must be capable of creating legal relations. Legal relations का मतलब क्या है भाई? इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, मतलब सोशल नहीं होना चाहिए। बेल्फर वर्सेस बेल्फर याद है? वहां पे क्या था? इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। जब उसके हस्बैंड ने बोला था अच्छा मैं तेरे को पैसे भेजता रहूंगा, तो वो क्या था? सोशल इनविटेशन था, सोशल ऑफर था। वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. देखो भाई, अभी है ना हार्दिक की शादी हो गई, अब पार्टी देना चाहता है हार्दिक, तो हार्दिक ने तुम सबको इनवाइट किया, हार्दिक ने तुम सबको इनवाइट किया, और उससे बोला भी कि भाई कंफर्मेशन दे देना कि आने वाले हो कि नहीं आने वाले। तुमने कंफर्मेशन दिया कि हाँ हम आएंगे, हम तेरी खुशी से बहुत ज्यादा खुश हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई जब भी तेरे एग्जाम्पल्स ले रहे थे, आज वो एग्जाम्पल्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। फाइनली तेरे को कोई मिल गई है, फाइनली तो लाइफ में सेटल हो गया है। We want to be a part of that journey from examples to reality, from illusion to reality। इसलिए हम आएंगे। उसने अपनी प्लेट्स प्लेट्स अरेंज करी, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनवाया कि भाई आएंगे, इतने बच्चे आएंगे, और इतने बच्चे क्या, इतने दोस्त आएंगे, इतने दोस्त आएंगे। कोई बुला रहे हैं हमको, बोलो हमको नहीं आना। खोल। तुम में से कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं उसकी पार्टी पे। अब ये केस फाइल करेगा, इन्होंने बोला था आएंगे पर आया नहीं। तो भाई हार्दिक ने जो इनविटेशन दिया था ना, हार्दिक ने जो ऑफर दिया था, वो क्या था? सोशल इनविटेशन। उसके थ्रू कोई भी पार्टी लीगली बाइंड नहीं होगी। इंटेंशन वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं था। समझ में आया? चलो, offer must be as such in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as a valid offer। मतलब जो हार्दिक का ऑफर है वो वैलिड ऑफर माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक सोशल इनविटेशन है। अ सोशल इनविटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, तुमने एक्सेप्ट किया था ना, किया था ना, does not create legal relations because it is not so intended। क्लियर है? यहाँ पे भी बर्थडे पार्टी का ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो मान लो हार्दिक का बच्चा हो गया, वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, टू मच हो गया नहीं है तो? चलो, it must be certain, definite and not vague। पढ़ चुके हो ना? certainty of meaning, essential elements of a valid contract। क्या नहीं? कल तो समझाया था। कौन बताएगा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? क्यों तुम दोनों नहीं, तुम चारों नहीं, 500 नहीं? क्या होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? घर पे रिवाइज वाइज नहीं करते हो? तो क्या होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? कल तो समझाया था।
मतलब जो क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता चल चल कुछ भी है। अरे ऐसा नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटर्न में भी हो सकता है, पर वो अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद था। clarity होनी चाहिए कि क्या चाहिए, कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए जो भी स्पेसिफिक। नाम है स्पेसिफिक टाइम नहीं, कोई भी एग्रीमेंट नाम कोई भी डिटेल्स स्पेसिफाइड होनी चाहिए, कोई भी डिटेल्स, स्पेसिफिक टाइम नहीं, कोई भी डिटेल्स, प्राइस हो सकती है, गुड्स का क्वालिटी हो सकता है, गुड्स का क्वांटिटी हो सकता है, कौन से टाइम पे परफॉर्म करना है वो हो सकता है। हाँ, पार्टीज का नाम स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो जो भी डिटेल्स है वो क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर्टेन। तो जब भी तुम ऑफर दे रहे हो, तो भाई हम लोगों ने मतलब वो कार वाला एग्जाम्पल भी देखा था, ए के पास 2 कार्स है, पर उसने ऑफर में क्या लिखा था कि भाई तुमको मेरी कार परचेज करनी है, तो भाई तुम्हारे पास 2 कार्स है, हमको कैसे पता चलेगा कौन सी कार बेच रहे हो तुम। समझ में आ रहा है? तो वहां पे ऑफर स्पेसिफिक क्लियर नहीं था, डिटेल स्पेसिफाइड नहीं थी, तो वैलिड ऑफर माना नहीं जाएगा। तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते हो भाई। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। भाई हार्दिक मन ही मन में सोचे कि यार मेरे को उसको डेट पे बुलाना है, डेट पे बुलाना है, डेट पे बुलाना है, सोचू सोचू यार बुलाऊं कैसे, बुलाऊं क्या करूं। उसने अपने दोस्त को बोला धर्म को, यार मेरे को उसको डेट पे बुलाना है, कल पूछ लूं क्या। तो ऑफर देना तो चाहता है, पर ऑफर पहुंचा नताशा के पास नहीं, एक्सेप्टेंस कैसे देगी वो। समझ में आ रहा है? और बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस वैलिड होता नहीं है। उसी का यहाँ पे केस है, केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखो इसमें है ना, लालमन शुक्ला एक सर्वेंट है और गौरी दत्त जो है वो मालकिन है, ठीक है। तो गौरी दत्त का है ना नेफ्यू खो जाता है, तो वो अपने सर्वेंट को बोलती है तू जा तो आजू बाजू देख, क्या इधर ही होगा। तो लालमन शुक्ला गया ढूंढने के लिए, काफी टाइम हो गया, लालमन शुक्ला बच्चे को लेके वापस नहीं आया था। तो गौरी दत्त ने है ना एक जनरल ऑफर दिया। क्या दिया? जनरल ऑफर, कि जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उस ऑफर देने का, मैं तेरा बच्चा ढूंढ के लाया तो एक्सेप्टेंस हो गया, तो तू मेरे को रिवॉर्ड दे। गौरी दत्त ने बोला नहीं दूंगी, ये बात। तो लालमन शुक्ला ने केस फाइल किया। कोर्ट ने बताया क्या बोला कि देख लल्लू, जब भी तू बच्चा ढूंढ के लाया था, तो तू बोल रहा है मैंने बच्चा ढूंढा तो मैंने एक्सेप्टेंस दिया, बच्चा ढूंढा तो एक्सेप्टेंस हो गया ना। क्या उस टाइम पे तेरे को इस रिवॉर्ड वाले ऑफर के बारे में पता था क्या? नहीं। तो बिना ऑफर के कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस वैलिड होता ही नहीं है। तो अगर एक्सेप्टेंस देना है तो ऑफर का पता होना चाहिए। तेरे को ऑफर का पता नहीं था, तू तो ऐसे ही ढूंढ के ले आया, तो इसलिए तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं हुए। समझ में आया? खबर पड़ी? तो ऑफर का ऑफरी तक कम्युनिकेशन होना जरूरी है, टू बाइंड द एक्सेप्टेंस बिटवीन द पार्टीज। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, an offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it unless an offer is communicated. There can be no acceptance. An acceptance of an offer in ignorance of an offer. यहाँ पे लालमन शुक्ला ने एक्सेप्टेंस तो दिया, पर ऑफर को बिना जानते हुए दिया। तो एक्सेप्टेंस of an offer in ignorance of an offer is not a valid
acceptance and does not confer any right on the acceptor. मतलब acceptor कोई भी परफॉर्मेंस का क्लेम मांग नहीं सकता, तो यहाँ पे लालमन शुक्ला भी रिवॉर्ड नहीं मांग सकता. Gauridat sent his servant Lalman to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of this announcement. मतलब लालमन जो है बच्चा ढूंढ के तो लाया, पर उसको इस अनाउंसमेंट के बारे में, इस ऑफर के बारे में पता नहीं था. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Held he was not entitled to reward as he did not know about the offer. Clear है क्या? चलो, आपने जो ऑफर दिया होना चाहिए, क्यों दिया होना चाहिए? टू ऑब्टेन द कंसेंट. टू ऑब्टेन द कंसेंट. अगर यहीं पे इरादा तुम्हारा डिस्कस करने का है, नेगोशिएट करने का है, तो ये ऑफर माना जाएगा. क्या बोलेंगे इसको? इनविटेशन टू एन ऑफर. क्या बोलेंगे? इनविटेशन टू एन ऑफर. अगर इरादा कंसेंट मांगने का ही है तो ऑफर, कि भाई तुम हाँ बोलोगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे. अगर ये इरादा है, विलिंगनेस है, कंसेंट मांगने की ही इंटेंशन है, तो वो ऑफर माना जाएगा. अदरवाइज वो ऑफर नहीं, इनविटेशन टू एन ऑफर. चलो, ऑफर मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, addressed and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer. पे मान लो अभी हार्दिक का ब्रेकअप हो गया, तो हार्दिक इस दुनिया से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है. ये भाई हार्दिक इस दुनिया से परेशान है. खुश है ना भाई तू? क्यों है? हम मान लेते हैं कि हार्दिक का ब्रेकअप हो चुका है, हार्दिक बहुत दुखी है, हार्दिक का दिल टूट चुका है. क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे. अब इतना सुना लग रहा है इसको ये जग, के उस जग को छोड़ के, मोह माया को त्याग के हिमालय जाना चाहता. लेकिन अभी हार्दिक के पास तो बहुत सारी एसेट्स, बहुत सारी, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है हार्दिक. तो हार्दिक ऐसे रिवर फ्रंट की बेंच पे अकेला बैठते हुए ऐसे सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ यार, अपनी प्रॉपर्टी को बेच बाच के, दान में दे के हिमालय चला जाए. तो बाजू में धर्म बैठा था. हाँ, खरीद लूंगा, खरीद लूंगा, खरीद लूंगा, ऐसा बोल दिया धर्म ने. हार्दिक को बाजू में से एक दूसरी लड़की जाती हुई दिखी. प्लान कैंसिल, नहीं छोड़ना है वो माया, वो माया में ही रहना. तो धर्म बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में, तूने ऑफर दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय जाना है, सब कुछ बेच बाच के हिमालय जाना है, मैंने अग्री कर दिया कि हाँ मेरे को खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है. भाई एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अभी तो ना नहीं बोल सकता. हार्दिक बोलेगा भाई मैं ऐसा सिर्फ सोच रहा था, मेरा सोच था, ये विलिंगनेस नहीं था, इरादा नहीं था. समझ में आया? तेरा कंसेंट लेने की इच्छा मेरी नहीं थी, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं हुए. समझ में आया? वही लिखा हुआ है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी. इट मे बी कंडीशनल. पढ़ चुके हो भाई? अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि तुमको मेरे साथ पढ़ना है, तुमको मेरे से पढ़ना है, तो तुमको 2000 रुपीज एडवांस में पे करना पड़ेगा. तो मैंने ऑफर दिया कि मेरे पास पढ़ना है, 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, लेकिन 2000 एडवांस देना पड़ेगा. तो एडवांस वाला जो पेमेंट है वो क्या है? कंडीशन है. तो मेरा ऑफर क्या हो गया? कंडीशनल हो गया. या तुमको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन ही पे कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? कंडीशन हो गया. तो ऑफर कंडीशनल चलता है भाई, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं चलता है. खबर पड़ी? क्योंकि तुम इनिशिएट कर रहे हो, इनिशिएट करते हो, तुम जो चाहे बोल सकते हो, जो कंडीशन चाहे लगा सकते हो.
Offer should not contain a term, the non-compliance of which would amount to acceptance. तो भाई मान लो धर्म है ना, डेट के लिए पूछ रहा है अधर्मी को। ये तू मेरे साथ डेट पे चलेगी, पर अगर तू 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जवाब नहीं देती है ना, मैं मान लूंगा कि तू मेरे साथ डेट पे चलना चाहती है। तो मैं तेरी चुप्पी को भी हाँ समझ लूंगा। समझ में आया? इसने ऑफर क्या दिया कि तू मेरे साथ डेट पे चलना चाहती है, अगर तेरा जवाब 6 बजे तक नहीं आया तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। मैं मान लूंगा कि तू डेट पे मेरे साथ चलना चाहती है। तो ऑफर के अंदर एक टर्म है, अगर तुम उसको कंप्लाई नहीं करते हो, मतलब 6 बजे तक जवाब नहीं देते हो, वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं मान लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा चलता नहीं। समझ में आया? Thus, one cannot say if the acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. ऐसा तुम लिख नहीं सकते। The offer may be either specific or general. बम्बल पे अकाउंट बनाए तो जनरल ऑफर, सामने से जाके नताशा से ही पूछा तो स्पेसिफिक, एक्सप्रेस इम्प्लाइड आता है। अब आया मेन टॉपिक। मेन क्या मतलब? यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। चलो, offer is different from a mere invitation, mere statement of intention. An invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement. देखो पहला क्या लिखा हुआ है? ऑफर of intention and announcement. अभी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ही था ना, जो हार्दिक चेयर पे बैठ के सोच रहा था कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अपना प्रॉपर्टी बेच बाच के हिमालय चला जाऊं। उसके अंदर विलिंगनेस था, उसके अंदर सामने वाले का कंसेंट लेने का इरादा था नहीं था, तो वो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन हुआ। समझ में आया? तो इसको ऑफर माना नहीं जाएगा। फिर अगर स्टेटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ अनाउंसमेंट, तो भाई तुमने देखा होगा स्कूल में कई बार ही स्कॉलरशिप के लिए अनाउंस करते हैं, स्कूल में कई बार ही पिकनिक के लिए अनाउंस करते हैं। तो भाई मान लो मैंने यहाँ पे क्लासेस में अनाउंस किया कि भाई अपने ना पिकनिक जा रहे हैं, जिसको भी चलना हो नाम लिखवा देना, ये अनाउंसमेंट है। अभी मान लो किसी रीजन की वजह से अगर स्टूडेंट्स कम पड़ गए, मैंने विड्रॉ कर दिया, ये जो क्लाइमेट है वो खराब हो गया, तो मैंने पिकनिक जो है वो कैंसिल कर दी, तो मेरे ऊपर केस फाइल करो? नहीं। क्यों? तुम बोलोगे ऐसा कि आपने जो पिकनिक का बोला था वो ऑफर था, हमने आपको बोल दिया कि हमको चलना है, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। इनविटेशन वो क्या था? एक अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट को इनविटेशन टू एन ऑफर की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ में आया? या मान लो पिकनिक तो इंटैक्ट ही है, हमने बस करवाई थी जिसके अंदर 35 स्टूडेंट्स आ सकते थे, 35 स्टूडेंट्स आ गए, अब तुम आए हो 36 स्टूडेंट। मैं ना बोल सकती हूँ? ना बोल सकती हूँ ना? तुमने बोला मैं भी चलूंगा, मैंने बोला नहीं लेके जाना, केस फाइल करोगे? क्यों? क्योंकि जब तुम नाम लिखवाने आए वो क्या था? ऑफर था। मैं चाहूँ तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं, चाहे तो एक्सेप्ट ना करूं। तो मैंने तो सिर्फ अनाउंस किया था, तुम जो नाम लिखवाने आ रहे हो वो एक्चुअल ऑफर है, और एक्चुअल ऑफर के सामने मैं चाहूँ तो उसको एक्सेप्ट करूं, चाहूँ तो
तो चेक करो, स्कॉलरशिप में भी सेम होता है कि भाई जो भी बच्चा 95% लाएगा स्कूल उसको ऑफर स्कॉलरशिप देगा। अब मान लो हमको ऐसा था कि 10 ही बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, हमने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया, तो माय 11 स्टूडेंट, तुमने बोला नहीं भाई अभी ऑफर स्कॉलरशिप तो खत्म, तुम क्या केस फाइल करोगे कि तुमने जो स्कॉलरशिप का बोला था वो ऑफर था, हमने उसको एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम ना कैसे बोल रहे हो, चलो कोर्ट में, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफर के पहले आता है, इनविटेशन टू एन ऑफर ऑफर के पहले आता है, खबर पड़ी? इनविटेशन टू एन ऑफर से ऑफर पैदा होता है और ऑफर से एक्सेप्टेंस आता है, तो बेसिकली ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलता है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इनविटेशन टू एन ऑफर से जो भी सामने से जो चीज आती है उसको ऑफर बोलते हैं, खबर पड़ी? चलो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। देखो इसको केस लॉ से समझते हैं, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी कौन है? प्लेंटिफ। फेसी कौन है? डिफेंडेंट। अब हुआ क्या था यहाँ पे, हार्वी ने ना एक लेटर लिखा था, उस लेटर में उसने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन, फेसी एक पेन बेचता है, बम्पर हॉल पेन, तो हार्वी को फेसी से वो बम्पर हॉल पेन खरीदने का था बेसिकली। तो उससे 2 क्वेश्चंस पूछे, पहला क्वेश्चन कि क्या तुम हमको बम्पर हॉल पेन बेचोगे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि तुम्हारा लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन का कितना है। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस का मतलब क्या है, तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, जब भी कोई गुड्स बल्क में बेचता है तो प्राइस कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि तुम अगर बल्क में बेचते हो तो लोएस्ट प्राइस कितना चार्ज करते हो, तो फेसी ने उसको बताया कि 900 पाउंड्स, ऐसा उसने बोला। एक का आंसर दिया फेसी ने, मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि हमारा लोएस्ट प्राइस इतना होता है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था ना, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, उसका जवाब अभी तक फेसी ने दिया नहीं। तो हार्वी ने पता है एक और लेटर लिखा और बोला कि हाँ मैं 900 में तुम्हारा बम्पर हॉल पेन खरीद लूंगा। फेसी ने बोला हम तुमको 900 में, ओए डरम तो क्यों रहा है, अधर्म के ख्यालों में खड़ा हुआ है। तेरे को नींद आ रही है? तेरे को तो जब भी काम की बात करो, ऐसा नहीं, पढ़ाई की बात करो, ऐसा नहीं है विक्रम सर, ऐसे में पढ़ लो फिर उससे, ऐसा नहीं बोला मैंने, क्या बच्चे तो नींद क्यों कर रही है? आप कंटिन्यूस लेक्चर लो तो सबसे ज्यादा अच्छा, कंटिन्यूस पढ़ के थक जाते हैं। 17-18 साल के जवान खून है तुम्हारा, मेहनत करने का भी तुम्हारा वक्त है। यूज दैट यंग ब्लड। आज तक गए अपना हाथ पे रखते हैं इसके लिए। सुबह से 8 से रात तक पढ़ते पूछ रहे कंटिन्यूस मतलब हम इसमें ब्रेक्स भी जैसे पंखों वगैरह से रेको मिलते हैं ना, लेकिन 8 से 9 तक तो नहीं लिए मैंने कभी, 8 to 6, 10 to 6 लिए मैंने। एक टू सिक्स, 10 to 6 लिए मैंने। ट्रैवलिंग नहीं होता है, काम के लिए ट्रैवल नहीं, घूमने के लिए ट्रैवल होता है। सही है ना भाई, घूमने के लिए मेहनत करनी। तो इधर एक ही देखो जो है ये में CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो तो पता ही है कि दूसरे को इधर कहाँ पढ़ाते हैं CM?
इधर सीए में यूएस पढ़ाते हैं, मैं सीए में इंडिया की बात कर रहा हूँ, सीए में यूएस पढ़ाते हैं पर उसमें मैं नहीं पढ़ा, सीए में इंडिया, इंडिया इसमें भी लॉस हाँ सब में आता है भाई, सीए में आता है, सीएस में आता है, सीएमए में आता है, एनसीसीए में आता है। लॉ तो प्रोफेशनल कोर्स में भरा हुआ ही है भाई, कहीं भी जाओगे अकाउंट्स भी भरा पड़ा है, अकाउंट्स तो होगा ही नहीं। तुम देखोगे सीए सीएस सीएमए तीनों के कोर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, मोटा मोटी सेम ही होता है। जो तुम यहाँ पे पढ़ते हो सीएमए में इंटर में पढ़ाते हैं, सोगा जो तुम यहाँ पे पढ़ते हो वो फाउंडेशन में भी होता है, सेम ही है, नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है। कई बार उसको क्या हुआ क्या है, कोई बात नहीं। चलो पढ़ा क्या है, इनविटेशन। हाँ तो फिर देखो हार्वी जो है और से दो क्वेश्चंस किए थे, पहला तो will you sell will you sell, हाँ will you sell me बम्पर हॉल पेन, और दूसरा लोएस्ट प्राइस बोलो, तो फेसी ने लोएस्ट प्राइस तो बता दी, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो अभी है ना, उसने 900 तभी बोला कि हाँ 900 में बेचूंगा मैं, तो फेसी ने बोला हाँ मैं खरीदूंगा, तो फेसी ने बोला नहीं नहीं भाई तेरे को नहीं बेचना है मेरे को 900 में। तो हार्वी ने केस फाइल किया, बोला कि देख भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस दिया था इसको, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर। लॉ ने क्या बोला, तूने क्वेश्चन पूछा था, उसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन के आंसर को तू ऑफर थोड़ी बोल सकता है यार, समझ में आया, क्वेश्चन के आंसर को तुम ऑफर नहीं मान सकते, तो ऑफर नहीं मान सकते तो भाई एक्सेप्टेंस कैसे हुआ, तुम्हारा एक्सेप्टेंस वैलिड माना नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ऑफर होता ही नहीं है। खबर पड़ी, तो यहाँ पे फेसी इज नॉट ऑब्लाइज टू सेल यू बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड्स। खबर पड़ी, चलो डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, भाई जब भी है ना कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है ना, मैं ही बोले जा रही हूँ तुम सुने जा रहे हो, तुमको नींद आएगी, जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना हार्डली एनी ऑफ यू आर आंसरिंग। तो whenever वन साइडेड कम्युनिकेशन हैपेंस तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, जब भी तुम भी बोलोगे ना और मेरे को बोलने का मौका नहीं होगा मेरा माइंड ब्लॉक होगा। तो इफ यू आर बीइंग कम्युनिकेटिव तो ही तुम जाग पाओगे, अगर नहीं कम्युनिकेटिव रहूंगी ना तो तुम सो जाओ। तो स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि भाई लॉ बोरिंग होता है या आपके सब्जेक्ट में कंटेंट, आपके चैप्टर में कंटेंट ज्यादा है इसलिए हमको नींद आती है, दैट शुडंट बी एन एक्सक्यूज। इस चैप्टर का ना अकेले का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मिला के 20 मार्क, मिला के 20 मार्क, सोगा अकेला 20 मार्क का आएगा, पार्टनरशिप अकेला 15 मार्क का आएगा। तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इफ यू आर कंटिन्यूअसली सिटिंग लाइक दिस एंड स्टेयरिंग एट द स्क्रीन ना, तो आंखें थक जाती है, बच्चा सोता ही है। तो स्टार्ट बी कम्युनिकेटिव, भूत नहीं हूं मैं, तुम जवाब दोगे तो मैं मारूंगी नहीं तुमको। एंड एवरी टाइम फनी एग्जाम्पल नहीं चलेगा, तुमको फिर फनी एग्जाम्पल से आ जाएंगे। कोई तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, कभी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने। हर जगह थोड़ी यार सोशल एग्जाम्पल्स कोई ले सकता है। अगर मैं तुमको नहीं बताऊंगी कि भाई केस लॉ के अंदर क्या बोला हुआ है, केस लॉ को भी मस्ती में समझा दूंगी, तो कैसे लिखोगे यार आईसीआई के पेपर में।
ऐसे के पेपर में थोड़ी ना फनी एग्जांपल्स चलते हैं, यू हैव टू बी अटेंटिव। यहाँ तो सर को मैं बोल देती हूँ, सर 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर मत रखा करो, फिर जब जैसे इनका सिलेबस पूरा हुआ वो आप जानो, आपका काम जाने, मेरा कोई वो नहीं है। तो जब क्वेश्चन पूछते हो कि यहाँ पे डिफेंडेंट कौन है, तो तुम्हारा आंसर तुरंत आना चाहिए ना, डिफेंडेंट कौन था हार्वी वर्सेस फेसी में? फेसी। डिफेंडेंट मतलब फेसी ने रिप्लाई किया दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900, ऐसे रिप्लाई आया। तो ये क्या है? आंसर टू द क्वेश्चन है, इसको ऑफर बोलेंगे नहीं। तो प्लेंटिफ कौन है? हार्वी। उसने वापस से एक दूसरा लेटर लिखा, क्या लिखा लेटर में? वी अग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900। तो हार्वी इसको क्या मान रहा है कि मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दिया, मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दिया। However, the defendant refused to sell the property at the price. पेशी ने ना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं बेच देगा अपने को 900 रुपए में। The plaintiff sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property at 900 and therefore they are bound by the offer. हार्वी ने क्या क्लेम दिया कोर्ट में कि इसे जो 900 बोला है वो ऑफर है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी ना क्यों बोल रहा है? ऑफर का मतलब क्या होता है? फाइनल विलिंगनेस, कंसेंट आया और वो काम पूरा कर लेता है। पर कोर्ट ने क्या बोला? प्रिवी काउंसिल का मतलब क्या होता है भाई? कोर्ट। प्रिवी काउंसिल मतलब कोर्ट। कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश केस लॉ। इंग्लिश केस लॉ मतलब फॉरेन के केस लॉज। तो फॉरेन में प्रिवी काउंसिल जैसे शब्द यूज किए जाते थे, वहां पे तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट नहीं होता था। तो पहले के कोर्ट्स को प्रिवी काउंसिल बोला जाता। Did not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked two questions पूछे थे, the defendant replied only to one। कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया था? सेकंड वाले का, लोएस्ट प्राइस वाले का। Thus they made no offer at all। their lordships का मतलब क्या होता है? कोर्ट का जजमेंट। तो जज ने क्या बोला? held that the mere statement of lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price। तो बेसिकली अगर तुम एक क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसको ऑफर माना नहीं जाएगा। ये वाला कैंसिल कर दो, मैकफर्सन और अपाना का कैंसिल कर दो। हार्वी वर्सेस फेसी याद रखने का वो वाला कैंसिल। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, यही तो पढ़ा हमने हार्वी वर्सेस फेसी में। अगर कोई प्राइस पूछ रहा है, तुम चलते चलते दुकानदार से पूछो इसका प्राइस क्या है, उससे तुमको प्राइस बताए 600 रुपए का, वो ऑफर हो गया? नहीं, वो क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर, एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू द बिजनेस। अब देखो इसमें ना इनविटेशन टू एन ऑफर में बहुत सारे एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी। नीलामी में क्या होता है कि भाई मान लो मेरे को है ना एक बुक बेचना है, एक पेन बेचना है, या फिर जैसे बैंक के पास है बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, जो लोन पे नहीं करता है तो प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, तो उसको क्या करेगी? नीलामी करेगी उसकी कि भाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और अपने को इसको बेचने का है। तुम देखना ना, आरबीआई की जो वेबसाइट होती है ना, कभी खोलोगे वहां पे साइड में आता है ये कार का ऑक्शन, ये कार का ऑक्शन, ये व्हीकल का ऑक्शन, ये फोन का ऑक्शन, और फिर ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन। क्योंकि इन सारे लोगों ने ना अपने लोन का पेमेंट नहीं किया होता है। तो देखना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी बताते हैं कि अगर तुमको कार खरीदनी है और सस्ते में खरीदनी है तो आरबीआई की वेबसाइट खोलो और वहां पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, तो कार तुमको सस्ती मिलेगी। क्यों सस्ती मिलेगी? क्योंकि वो ऑक्शन के थ्रू मिल रही है। तो भाई मान लो बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो बैंक ऑक्शन कर रही है कि भाई ये कार खरीदनी है, इस प्राइस से ये कार स्टार्ट हो। फिर तुम बिडिंग करोगे कि भाई 3 लाख किसी ने बोला, 3,10,000, किसी ने बोला 3,30,000, किसी ने बोला 3,40,000, किसी ने बोला 3,50,000। अब इसके ऊपर कोई बिडिंग नहीं कर रहा है, तो ऑक्शन यहाँ पे रुक गया, बिडिंग रुक गया। तो जो ऑक्शनर होगा वो क्या बोलेगा? 3.5 लाख 1, 3.5 लाख 2, 3.5 लाख 3।
अगर इस बीच में किसी और ने बिड नहीं किया तो वो फॉल ऑफ हैमर करेगा और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो भाई तुमने जो बिडिंग किया ना वो एक्चुअल ऑफर था, जो फॉल ऑफ हैमर हुआ वो एक्सेप्टेंस था, लेकिन इसके पहले जो ऑक्शनर ने कार दिखाई ना तुमको वो इनविटेशन टू एन ऑफर था। समझ में आया? तो ऑक्शन का ऑक्शन रखवाना वो होता है इनविटेशन टू एन ऑफर। उसको देख के तुम ऑफर देते हो और फिर जो हाईएस्ट ऑफर होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है बाय द फॉल ऑफ हैमर। उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस समझते हो, आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके पहले पता है एक प्रोस्पेक्टस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है कि कंपनी अब तक ये कर रही थी, कंपनी का इतना टर्नओवर, कंपनी का इतना प्रॉफिट, अब तक कंपनी का इतना शेयर कैपिटल, कंपनी का इतना लॉस, कंपनी की कितनी एसेट्स, कंपनी की कितनी लायबिलिटी, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ होता है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। उसको पढ़ के तुम डिसाइड करते हो कि तुमको शेयर्स में सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, आईपीओ भरना है कि नहीं भरना है। तो प्रोस्पेक्टस हुआ इनविटेशन टू एन ऑफर, तुम्हारा आईपीओ भरना, सब्सक्राइब करना हुआ ऑफर। फिर पता आईपीओ लग जाता है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है, तो जिसको लग गया उसका ऑफर एक्सेप्ट, जिसको नहीं लगा उसका ऑफर रिजेक्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन टू एन ऑफर, तुम्हारा सब्सक्राइब करना, एक्चुअल ऑफर, कंपनी का अलॉट करना, एक्सेप्ट। क्लियर है? उसी तरीके से भाई एडवर्टीजमेंट होती है, पता होगा तुमको, आती है ना एडवर्टीजमेंट। कभी तुम उस पे गूगल पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हो। तो जो एडवर्टीजमेंट तुमने देखा वो होता है इनविटेशन टू एन ऑफर, जिसको देख के, जिसके थ्रू अट्रैक्ट होके तुम जाते हो स्टोर में कि मेरे को ये वाला फोन चाहिए। फिर फोन वाले के पास फोन होगा भी, फोन नहीं भी होगा। अगर होगा तो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर देगा, तुमको बेच देगा। नहीं हुआ तो अरे मैडम फोन तो नहीं है, केस फाइल करोगे। ये एडवर्टीजमेंट किया था ना तुमने, वो ऑफर हुआ, मैं खरीदने आया हूँ, एक्सेप्टेंस हुआ, ऐसा बोलोगे। एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू एन ऑफर, तुमने जो फोन पे फोन वाले के पास जाके फोन मांगा वो हुआ एक्चुअल ऑफर। फिर अगर वो तुमको फोन दे देता है तो वो एक्सेप्टेंस। क्लियर हुआ? अब ये ना, ये वाला डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ने का, ये वाला डिफरेंस बिटवीन पढ़ने का। इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ आईसीआई के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो भाई, ऑफर के अंदर फाइनल विलिंगनेस होता है कि एक बार सामने वाला हाँ पड़े ना तो अपने उसको पूरा करेंगे ही करें। इनविटेशन टू एन ऑफर में फाइनल विलिंगनेस नहीं होता है। इसमें तुम्हारा इंटेंशन क्या होता है, डिस्कस करने का, नेगोशिएट करने का। तो ऑफर जब एक्सेप्टेंस हो जाता है ना तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन टू एन ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बनता है ऑफर। समझ में आया? तो ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, इनविटेशन टू एन ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। समझ में आया? तो एक्सेप्ट किए क्या एक्सेप्ट किया? मतलब इनविटेशन टू ऑफर है पर वो प्रोस्पेक्टस को तूने एक्सेप्ट किया तो तूने शेयर्स को सब्सक्राइब किया। तो इनविटेशन टू एन ऑफर को एक्सेप्ट किया तो क्या पैदा हुआ, ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट किया तो क्या पैदा हुआ, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना ना भाई। अगर कोई मेरे से पूछता है ये फोन खरीदने का 50,000 में, मैंने हाँ बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ना। उसकी जिम्मेदारी है फोन बेचने की, मेरी जिम्मेदारी 50,000 रुपए देने की। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
लेकिन इनविटेशन टू एन ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तो क्या बनता है, ऑफर बनता है। समझ में आया? चलो, तो बस यही लिखने का अपने को। पहचानोगे कैसे कि ये इनविटेशन टू एन ऑफर है और ये ऑफर है, पहचान क्या उसकी? तो टेस्ट क्या करने का, इंटेंशन। क्या टेस्ट है उसका, एबी टेस्ट है, इंटेंशन। जो इंसान जिस इंटेंशन से बात रख रहा है, अगर इंटेंशन फाइनल विलिंगनेस है तो ऑफर, इंटेंशन नेगोशिएट करने का है तो इनविटेशन ऑफर। खत्म, क्लियर है? यही 4 लाइन लिख लो। ऑफर का डेफिनेशन लिख दो, इनविटेशन बता दो, और ऑफर हमेशा इनविटेशन के बाद आता है, इनविटेशन हमेशा ऑफर के पहले आता है। पहले क्या आएगा, इनवाइट करोगे फिर तो कोई ऑफर देगा ना, ऑप्शन रखोगे तभी तो वेडिंग हो गया होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये क्या है, एग्जाम्पल। किसको तो हम इनविटेशन टू एन ऑफर मानते हो, अभी बताया। प्रोस्पेक्टस को इनविटेशन टू एन ऑफर मानोगे। फिर लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शो विंडोज, शॉप विंडोज। कई बार तुम यहाँ से भी नवरंगपुरा से भी जाओगे तो बहुत सारे शॉप्स के बाहर पता है मैनिक्विन्स लगे होते हैं, उसमें कपड़े टंगे हुए होते हैं। मैनिक्विन्स पे कपड़े लगे हुए होते हैं ना। तो मैं मान लो तुमको है ना एक मैनिक्विन का जो ड्रेस है वो बहुत अच्छा लगा, तुम अंदर गए, तुमने प्राइस पूछा, उससे बोला इतना प्राइस है, तुमने बोला ओके डन मैं ले रही हूँ। उससे पूछे तुम्हारा साइज क्या है, तो बोला भाई एक्सेल है मेरा साइज। बोला एक्सेल में तो ये नहीं है, केस फाइल करो कि भाई तूने बाहर रखा था, वो ऑफर था, मैं अंदर आई और मैंने बोला मेरे को खरीदने का, तो एक्सेप्टेंस हो गया, अभी ना कैसे बोल रहा है? नहीं भाई, तुमने जो बाहर रखा था वो इनविटेशन टू एन ऑफर था, तुमने अंदर आके जो बोला मैं खरीदना चाहती हूँ वो ऑफर था। अब हमारे ऊपर हम एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, खबर पड़ी। एडवर्टाइजिंग ऑप्शन सेल्स हो गया। उसके बाद क्या है, कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट एंड रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। ये पढ़ चुके हो, हार्वी वर्सेस फेसी। अभी खाली ये रीड कर लो, वो वाला पैराग्राफ नहीं लिखे, इसी वाले टेबुलर वाला जो डिफरेंस बिटवीन है उसको पॉइंट वाइज लिख दोगे ना तो भी चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने का इसमें चांस कम है। एक केस ही पूछते हैं जिस केस के अंदर होता है इन्विटेशन टू एन ऑफर है, और फिर क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इससे तो एक्सेप्टेंस नहीं दिया, इससे तो ये बेचा नहीं, तो क्या हम इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसने जो दिया है वो इन्विटेशन टू एन ऑफर। तो वहां पे टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन नहीं लिख सकते भाई, वहां पे पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ेगा। बट टैबुलर फॉर्म में लिखे तो बेसिस लिखना कंपलसरी है। हाँ, अगर पूछा गया है ना डिफरेंस बिटवीन बताओ और तुम टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हो तो डिफरेंस, जो स्कोप ऑफ डिफरेंस है वो लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखा तो कुछ कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो मार्क्स सेट करते हैं। पहले इनविटेशन टू एन ऑफर पहले आता, ऑफर बाद में। कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, तुमने प्रपोजल दिया था, उसे कंसिडर नहीं दिया, तुमने जो करने को ना करने को बोला था
उसके लिए उसने असेंट को सिग्निफाई किया, मतलब कंसेंट दे। When the person to whom the proposal is made, किसको दिया था? नताशा को। उसने अपना असेंट सिग्निफाई कर दिया, हाँ बोल दिया। The proposal is said to be accepted. Accepted proposal को क्या बोलते हैं? Offer has acceptance. ठीक है। देखो, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो होगा कि ऑफर वापस लेना है तो ले सकते हैं क्या? एक्सेप्टेंस दे दिया, उसको वापस लेना है तो ले सकते हैं क्या? तो उसके रूल समझने के लिए हमको रिलेशन समझना पड़ेगा ऑफर और एक्सेप्टेंस का। रूल क्या है? देखो भाई, ऑफर वापस लिया जा सकता है सब्जेक्ट टू उसका एक्सेप्टेंस ना आया। एक बार मैंने पूछा, तुमने हाँ बोल दिया, खत्म बात। मैं स्टेप बैक नहीं कर सकती। मैंने पूछा, तुम्हारा जवाब नहीं आया, मैं स्टेप बैक कर सकती। तो तुम अपना स्टेप लो, उसके पहले अगर मैं अपना स्टेप वापस ले लूं तो चलेगा। खबर पड़ी? तो यहाँ पे ना रिलेशनशिप बैठाने के लिए क्या बताया हुआ है कि भाई ऑफर जो होता है ना, इज लाइक अ इज लाइक अ गन पाउडर, और एक्सेप्टेंस जो है इट्स लाइक अ लाइटेड मैच। अकेले गन पाउडर से कुछ होएगा क्या? इधर गन पाउडर रख दो, कुछ होएगा क्या? लेकिन इसके ऊपर आग लगा दो तो एक्सप्लोजन होगा। तो अकेले ऑफर से भी कुछ नहीं होता है। अकेला ऑफर कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ में आया? अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो आग ना लगे, अगर तुम चाहते हो एक्सप्लोजन ना हो, तो मैच लगे उसके पहले गन पाउडर हटा दो। समझ में आया? अगर तुम चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट ना बने, तो एक्सेप्टेंस आया उसके पहले ऑफर ऑफ। समझ में आया? क्लियर है? तो बेसिकली ये यहाँ पे ये बोलना चाहता है, इफ यू वांट टू रिवोक योर ऑफर, इफ यू वांट टू विथड्रॉ योर ऑफर, तो एक्सेप्टेंस आया उसके पहले कर लो। एक्सेप्टेंस आया उसके पहले ऑफर को वापस ले लो, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस आ गया ना भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से रोक नहीं पाओगे। गन पाउडर को एक बार मैच से लग गई तो एक्सप्लोड होने से रोक नहीं पाओगे। बस वही रिलेशनशिप बिठाए गए यहाँ पे। पर ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। लीगल रूल्स क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, मर जाओगे तुम मना से। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अभी मैंने तुमको बताया था। काउंटर ऑफर जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, उसको पता है एक और शब्द बोला था। काउंटर ऑफर को हम काउंटर ऑफर, खरीदना तो चाहती हूँ पर 1000 में नहीं 900 में, एक्सेप्टेंस तो दिया पर कंडीशन लगा दी। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस था वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट में भर देते तो नहीं। तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। जैसा ऑफर वैसा एक्सेप्टेंस। ऑफर 1000 का तो एक्सेप्टेंस भी 1000 का। समझ में आया? अगर अनक्वालिफाइड हुआ तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। समझ में आया? बस वही लिखा हुआ है। ये वही एग्जाम्पल है जो वहां पे पढ़ा था, जो मैंने तुमको बोला था 1000 में, मैंने बोला था, तुमने 900 बोला, फिर मैंने 900 को ना बोला तो तुमने 950 बोला। तुमने बोला चलो ठीक है यार दे दो 1000 रुपए,
पर मैंने बोला मेरे को 1000 में भी नहीं देना, सेम एग्जाम्पल। तो जब तुमने बोला 1000 में दे दो, क्या वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं क्यों? क्योंकि मैंने जो 1000 वाला ऑफर दिया था वो तो कैंसिल हो गया था। बस वही चीज है यहाँ पे भी। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ऑफर का कम्युनिकेशन पढ़ा ना, होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस वैलिड होगा नहीं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, एक्सेप्टेंस दिया था पर ऑफर के बारे में कम्युनिकेशन मिला था नहीं, तो एक्सेप्टेंस वैलिड हुआ नहीं। तो जैसे भाई ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए, वैसे बेचारे एक्सेप्टेंस का भी तो होना चाहिए ना। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वैलिड नहीं है। अब इसके बाद इसका केस लॉ हम बाद में देखते हैं, खाली ये पढ़ लो, इजी है। जो एक्सेप्टेंस है ना वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। तो भाई देखो, अगर ऑफर के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस देना है ना तो ईमेल पे ही देना। एक्सेप्टेंस ईमेल पर ही रिसीव होना चाहिए। ऐसा मैंने तुमको ऑफर में लिख के दिया, पर तुम मेरे को एक्सेप्टेंस कॉल पे दे रहे हो, चलेगा? क्यों? कि ऑफर के अंदर प्रिस्क्राइब्ड मोड था कि मेरे को एक्सेप्टेंस कैसे चाहिए भाई, ईमेल पे लिखना चाहिए। तो वैसे ही एक्सेप्टेंस आना चाहिए। भाई मान लो तुम इंटरव्यू देने गए किसी ऑफिस में, उसने तुमको ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर मिलता है, पता है? एचआर ने तुमको बोला था ऑफर लेटर का कंफर्मेशन ईमेल पे देना। तुमने एचआर को कॉल किया और बोला हाँ कल से आएगी, ईमेल पे कुछ जवाब ही नहीं दिया, एचआर ने किसी और को अपॉइंट कर दिया तो चलेगा? क्या नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं। क्यों वैलिड नहीं है? तुमको ईमेल पे बोला तुम कॉल करते हो, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। पर मान लो अगर प्रिस्क्राइब मोड बताए नहीं तो कोई भी रीजनेबल मोड में जवाब दे सकते। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखो। भाई पढ़ के आना, तेरे को देर नहीं लगेगी मॉडर्न सर को टेक्स्ट करने में कि बच्चे पढ़ के नहीं आते। और मॉडर्न सर को देर नहीं लगेगी जैन सर को बताने में, मॉडर्न सर खुद तो डांटते नहीं है पर जय सर डांट सकते हैं। हालांकि मैंने जय सर को डांटते हुए देखा ही नहीं है। अच्छे से डांटते। गुस्से से नहीं डांटते, ऐसा बोल लो। मतलब कंसर्न दिखता है उन लोग। तो बहुत अच्छे तो पढ़ लिया नेक्स्ट पीडीएफ तुमको पता है मिलती है ऑनलाइन। मोबाइल है तुम्हारे पास, यूज करो टेक्स्ट करने के अलावा भी उसका पीडीएफ डाउनलोड करने में, है ना?